स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। उत्तर प्रदेश में तूफान के पहले आने वाली शांति की तरह उत्तर प्रदेश में सन्नाटा पसरा है। सत्ता के गलियारों में यह चर्चा आम है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में बने रहेंगे या फिर उनका पत्ता कट जाएगा। ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की वहां पर डिसमल परफॉर्मेंस रही है, खराब प्रदर्शन रहा है, उनकी सीटों की संख्या 62 से घटकर 33 पे आ गई है। उसके बाद बीजेपी लगातार एक के बाद एक समीक्षा कर रही है और उन सब समीक्षाओं की रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान के पास में, आलाकमान के पास में पहुंच चुकी है। तो सवाल यह है कि जिस तरह से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो एक तरह की खाई, या फिर कहते हैं कि जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं उनका कहना है कि जो शीत युद्ध कई सालों से चल रहा है वो क्या अंतिम परिणाम की तरफ बढ़ रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बदलाव हो सकते हैं। तो क्या है प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हार के बाद बीजेपी हाईकमान ने ढेर सारे वहां पर समीक्षा करने के लिए नेताओं को भेजा। उन समीक्षा करने वाले नेताओं ने, रिव्यू करने वाले नेताओं ने जो हार के कारणों की समीक्षा की और उसके बाद बीएल संतोष जो कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन का दायित्व देखते हैं और आरएसएस और बीजेपी के बीच की कड़ी हैं, उन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बीजेपी अध्यक्ष, दलित जो मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, इसके अलावा मोर्चे के हेड हैं, उन सब से मुलाकात की और ये जानना चाहा कि उत्तर प्रदेश में जो पिछला विधानसभा का चुनाव था, जहां पर बीजेपी को दलितों और ओबीसी जो पिछड़ी जातियां हैं उन सबका सपोर्ट मिला था, वो इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरह या फिर कांग्रेस की तरफ क्यों शिफ्ट हो गया, उसके क्या कारण थे। तो ढेर सारे नेताओं ने और जो बीजेपी ने रिव्यू कमेटी जो बनाई, जिसमें कि 40 से ज़्यादा नेता थे जो उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर घूमे और वहाँ पर उन्होंने तमाम विधायक, मंत्री, जिला अध्यक्ष सबसे रिपोर्टें ली। उस रिपोर्ट और बीएल संतोष की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। बीएल संतोष ने जिन नेताओं के साथ मुलाकात की और जो रिपोर्ट जो तैयार की गई, उन सब में जो मुख्य बातें हैं, जो पहला फैक्टर ये उभर कर सामने आया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष ने संविधान बदलने का जो एक डर दिखाया, जो उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 सीटें इसलिए मांग रही है कि 400 सीटें आने के बाद बीजेपी संविधान बदल देगी, और ये संविधान बदलने का जो डर था वो गरीब गुरबा और जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़े हैं, जो दलित है, उनके दिमाग में ये सवाल घर कर गया कि आखिर बीजेपी को 400 सीटें क्यों चाहिए, क्योंकि सत्ता में आने के लिए तो 272 सीटें चाहिए। तो 400 सीटों का जो नारा है, 400 पार का जो नारा है, क्या सचमुच संविधान बदलने के लिए है, और संविधान बदलने का मतलब जो रिजर्वेशन उन्हें मिल रहा है क्या उसके साथ में खेला हो सकता है। और इस धारणा को बल मिला जो बीएल संतोष के सामने जो बीजेपी नेताओं ने कहा कि अपने जो पार्टी के कालिदास हैं, यानी कि जो बीजेपी के अंदर जो नेता थे, जिसमें कि लल्लू सिंह जो कि खुद अयोध्या से सांसद थे, फैजाबाद से सांसद थे, अरुण गोविल जो मेरठ से चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे तमाम नेताओं ने जो बार बार बयान दिया कि सरकार को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान बदलेगी और संविधान में बोल्ड फैसले लेने पड़ेंगे। तो इसलिए पार्टी के अंदर जो बैठे हुए खुद जो पार्टी के कालिदास थे, उन्होंने विपक्ष के उस कैंपेन को मजबूत किया कि किस तरह से जिस पे बैकवर्ड क्लास दलित समुदाय ने भरोसा किया और जिसकी वजह से दलितों का जो वोट बैंक था, जो बैकवर्ड क्लास का जो वोट बैंक था, वो शिफ्ट हो गया बीजेपी से समाजवादी पार्टी की तरफ, जिसमें कि अगर आप पासी समुदाय को लें तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। जो जाटव समुदाय है, जो मायावती का कोर वोट बैंक रहा, जो कभी भी शिफ्ट नहीं हुआ, वो वोट बैंक भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में शिफ्ट हुआ। ये सबसे आश्चर्यजनक बातें थी। दूसरा, जो उन नेताओं ने अपनी रिपोर्ट में बातें कही और जो बीएल संतोष के सामने जो बातें कही कि यूपी में बीजेपी के संगठन और जो सरकार है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उन दोनों के बीच में सिनर्जी का बहुत बड़ा अभाव था, यानी कि कोई सिनर्जी थी ही नहीं। संगठन जो कह रहा है, संगठन ने जिस तरह से लोकल नेताओं ने जो फीडबैक दिया बीजेपी हाईकमान को कि इन नेताओं के टिकट बदले जाने चाहिए, यानी कि जो 2 बार 3 बार के सांसद हैं, जो सिटिंग
सिटिंग एमपी हैं उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि 2014 और 2019 में जो सांसद जीते थे वो मोदी वेव के आधार पर जीते थे, मोदी के सहारे जीते थे। और इस बार भी उनको लगता था कि मोदी के सहारे वो चुनाव जीत जाएंगे और राम मंदिर, जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके सहारे उनकी नैया पार लग जाएगी। लेकिन उन सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी और लोकल यूनिट ने ये बार बार बीजेपी हाईकमान को कहा कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इनके टिकट काट करके नए व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उनकी नहीं सुनी और उन सबको रिपीट कर दिया गया, जिसकी वजह से हुआ कि ज्यादातर जो सिटिंग एमपी थे वो चुनाव हार गए। तो एक दूसरा जो फैक्टर था कि किस तरह से सिटिंग एमपी को रिपीट किया गया, लोकल जो सेंटीमेंट थे, जो लोकल बीजेपी का नेटवर्क था, उसकी जो आकांक्षा थी उसकी अनदेखी की गई। तीसरा जो फैक्टर सामने उभर कर आया कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार और संगठन के बीच में तालमेल नहीं था, कि इस तरह की इनफाइटिंग थी कि विधायक और जो योगी सरकार के मंत्री हैं वो ऑफिशियल कैंडिडेट को हराने में जुटे थे। किस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर पुलिस, दरोगा, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो स्थानीय इकाई के प्रशासन को संभालते हैं, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की कुछ सुनवाई नहीं थी और बीजेपी कार्यकर्ता को यह लगता ही नहीं था कि उनकी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट था सरकार और संगठन के बीच में। चौथा जो फैक्टर था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक का इशू था, जिससे कि युवाओं की नाराजगी बढ़ी, युवाओं का एंगर बढ़ा सरकार के खिलाफ, और उस एंगर को इस आधार पे बल मिला कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो भर्तियां होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है और वो परमानेंट सरकार में नौकरियां नहीं बहाल की जाती, और ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है उसमें रिजर्वेशन, यानी कि जो दलित तबका है, जो ओबीसी तबका है, उसको आरक्षण नहीं मिलता। तो ओबीसी और दलितों को ये लगा कि किसी न किसी तरीके से उन्हें नौकरियों में हिस्सा नहीं मिल रहा, उन्हें, उनके जो युवा हैं, उनके जो लड़के हैं, वो नौकरियां नहीं पा रहे, और इस तरह से जो रोजगार का संकट था जो पेपर लीक से शुरू हुआ था वो आगे बढ़ते बढ़ते दलितों के आक्रोश में बदल गया, और इसलिए दलितों का माइग्रेशन बीजेपी से समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ। अब सवाल यह है कि ये सारी बातें जो बीएल संतोष के सामने नेताओं ने कही और जो बीजेपी की रिपोर्ट में आई, उससे आगे का रास्ता योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहता है? क्या योगी आदित्यनाथ के लिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री माने जाते हैं, और ये भी बीजेपी की राजनीति में ये बार बार कहा जाता है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं जो बीजेपी का सक्सेशन प्लान था, कि यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री रहते हैं उसके बाद जो बीजेपी का सक्सेशन प्लान होगा, उसमें मोदी के बाद जो अगर कोई सबसे पॉपुलर नेता है वो योगी आदित्यनाथ हैं। और इसीलिए बीजेपी की अलग अलग राज्यों में जो यूनिट चुनाव के दौरान में रैलियों की डिमांड करती है, उसमें प्रधानमंत्री के बराबर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है, उनकी रैलियों की संख्या भी उतनी ही स्टेट इकाई मांग करती है। तो सवाल यह है कि क्या उस प्लान में बीजेपी का जो सक्सेशन प्लान था, या फिर बीजेपी को जो फ्यूचर की लीडरशिप जो कल्टीवेट करने का जो एक तरीका होता है, क्या उसमें ब्रेक लग गया है? और यह उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो एक अमित शाह का कैंप, जो ये बार बार कहा जाता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में शीत युद्ध कई सालों से चल रहा है और अमित शाह नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कंटिन्यू रहें, वो उनकी जगह अपने किसी प्यादे को, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर कोई दूसरा नेता, उसको उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। तो इस हार के बाद क्या जो बीजेपी का जो सक्सेशन प्लान और जो लीडरशिप का जो बैटल लाइन था वो ओपन हो गया है? अगर आप देखें इतिहास में, बीजेपी के इतिहास को देखें, तो बीजेपी में जो सक्सेशन प्लान या फिर जो लीडरशिप इवॉल्व हुई है वो एक नेचुरल तरीके से हुई है। जब वाजपेयी थे तो उनके साथ में आडवाणी थे, और सबको ये पता था कि वाजपेयी अगर हटेंगे तो आडवाणी नेता बन जाएंगे पार्टी के, और हुआ भी यही कि वाजपेयी के साथ में जब वाजपेयी राजनीति से धीरे धीरे उन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया तो लालकृष्ण आडवाणी उस जगह को उन्होंने ऑक्युपाई किया, उस स्पेस को भरा। उसी तरह से जब आडवाणी एक तरह से रिटायर हो रहे थे तो बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप थी उसमें अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह जैसे नेता थे जो कि उस वैक्यूम को भर रहे थे, और ये माना जा रहा था कि आडवाणी के बाद ये नेता, जो लोकसभा में सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी, राज्यसभा में अरुण जेटली थे, राजनाथ सिंह जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, ये कहीं ना कहीं उस जगह को ऑक्युपाई करेंगे।
लेकिन संघ और बीजेपी की जो लार्जर बॉडी है उसने ये तय किया कि जो इस समय सर्वमान्य और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो संघ और बाकी जो संस्थाएं हैं उन सब में विचार विमर्श हुआ कि जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिनकी ज़्यादा स्वीकार्यता है नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी सौंपी जाए, और इसलिए नरेंद्र मोदी को बीजेपी के नेचुरल सक्सेशन प्लान के तहत आडवाणी के बाद उन्हें नेता माना गया, उन्हें चुना गया और इस तरह से नरेंद्र मोदी का दिल्ली आगमन हुआ, दिल्ली में पदार्पण हुआ। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो बीजेपी के अंदर लोगों को लगता है और एक नेचुरल सक्सेशन प्लान के तहत लोगों को लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जब भी प्रधानमंत्री पद से रिटायर होंगे तो अमित शाह उस जगह को ऑक्युपाई कर लेंगे। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हुई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर, और तब से यह लगने लगा कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अमित शाह के रास्ते में रुकावट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर मोदी के बाद जो सबसे पॉपुलर लीडर है बीजेपी की इकाई में वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो अब यहां से कहानी लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से नतीजे आए, अब ये सवाल है कि अगले 3 सालों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं यानी कि 2027 में, और जिस तरह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सेटबैक लगा है, जिस तरह से बीएल संतोष ने रिपोर्ट तैयार की है, बीजेपी के ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट तैयार की है, तो सबका शक की सुई कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पे टिक जाती है कि किस तरह से उनकी ब्यूरोक्रेसी हावी थी, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल नहीं था, और उन सबके कल्प्रिट कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ हैं। वैसी स्थिति में क्या अमित शाह के सामने ये रास्ता ओपन है इस समय कि क्या वो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को यूपी की कुर्सी से हटा सकते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ इतने मजबूत हो चुके हैं इन सब सेटबैक के बाद भी, क्योंकि आरएसएस की जो विचारधारा है, जो आरएसएस की लीडरशिप है, उसमें योगी आदित्यनाथ का नंबर अभी भी काफी हाई पेडेस्टल पे है। वैसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ को हटाना मुश्किल साबित होगा, क्योंकि अगर आप योगी आदित्यनाथ को हटाते हैं तो योगी आदित्यनाथ का ये पॉइंट प्रूव हो जाएगा जो लोकसभा चुनाव के दौरान में केजरीवाल ने उठाया था कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा देगा। तो अब योगी आदित्यनाथ के सामने ब्रिदर यानी फिर हेल्पलाइन क्या है? हेल्पलाइन उनके सामने है जो बाईपोल 10 विधानसभा के बाईपोल होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, और योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे मुश्किल या कांटों भरा ताज है वो बाईपोल में बीजेपी को जीत दिलाना। अगर योगी आदित्यनाथ उन बाईपोल में बीजेपी को जीत दिला देते हैं तो योगी आदित्यनाथ की इस बात को कह सकते हैं कि चुनाव जहां पर उनके हाथ में था, कंट्रोल में था, वहां पर उन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई। लेकिन लोकसभा चुनाव में चूंकि कैंडिडेट का फैसला उनके हाथ में नहीं था, सब कुछ कैंडिडेट का फैसला अमित शाह ने किया था, तो इसलिए उनके ऊपर ब्लेम डालना सही नहीं होगा। और वैसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ अगर बने रहते हैं 2027 के लोकसभा विधानसभा चुनाव का नेतृत्व करने के लिए, तो फिर आगे सक्सेशन प्लान काफी ओपन होगा, क्योंकि वहां पर जो योगी आदित्यनाथ की जो अपनी पॉपुलैरिटी है, क्योंकि आज की तारीख में भी यूपी में जिस तरह से हार के बाद भी कोई भी जगह पर बीजेपी लीडरशिप ये मानने को तैयार नहीं है कि योगी की लोकप्रियता में कोई कमी आई है। उनका जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ग्रिप है, जो इस तरह से उनके बुलडोजर बाबा की इमेज है, वो सब इंटैक्ट है, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। जो लोकल लेवल पे जो फॉल्ट लाइन थी, जिस तरह से दलितों का एंगर था, उसकी वजह से बीजेपी की हार हुई है। तो वैसी स्थिति में एक बड़ा सवाल होता है अमित शाह की लीडरशिप के ऊपर, और अमित शाह के लिए चैलेंजेस आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, क्योंकि राजनीति जो चलती है वो इकबाल से चलता है और स्वीकार्यता से चलती है, और तीसरा जो फैक्टर है वो सहमति से चलती है। जब नेता का इकबाल डमाडोल होने लगे, जब सीटें बीजेपी की कम हो गई, तो निश्चित रूप से जो सहमति है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर सहमति के आधार पर आप राजनीति नहीं चलाएंगे तो सबसे बड़ा संकट ये खड़ा होगा कि आने वाले दिनों में जो 3 राज्यों के बड़े क्रूशियल चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, जहां पर बीजेपी की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। अगर इन 3 राज्यों में बीजेपी स्थानीय चुनाव यानी कि 3 राज्यों के चुनाव को लूज करती है, अगर हारती है, तो एक बड़ा संकट जिसको कहते हैं राजनीति में इकबाल, वो अमित शाह की लीडरशिप के ऊपर होगा, उनके संगठन में काम करने की क्षमता के ऊपर उठेगा। क्योंकि चुनाव लड़ाने, टिकटों का निर्धारण से लेकर स्ट्रैटेजी तैयार करने से लेकर सब कुछ जो काम वो अमित शाह के नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर महाराष्ट्र, झारखंड या हरियाणा बीजेपी हारती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सक्सेशन प्लान है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा।
शंकर अनिमेष द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।